चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल के साथ में। पहला जो एडिटोरियल देखने वाले हैं वो एडिटोरियल आया है हमारा टेलीकॉम कम्युनिकेशन बिल से संबंधित, जिसको हम टेलीकॉम बिल भी कहते हैं शॉर्टकट में। इसके माध्यम से गवर्नमेंट ने जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हो गया व्हाट्सएप आज के टाइम में आपको ऑडियो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग दोनों का ऑप्शन देती है। अब वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए, किसी भी कंपनी को आइडिया है या फिर जियो है, ये लोग भी वॉइस कॉलिंग के ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन जब से व्हाट्सएप ने ये सारी सुविधाएं करी है चालू, तब से इनका कहना है कि हमें नुकसान होने लगा। जब दोनों ही सेम टू सेम चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं तो उसी हिसाब से इनके ऊपर चार्ज भी लगना चाहिए। अब ये लोग फ्री में कॉलिंग दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो यूज़र्स की संख्या है, लोग हमारा यूज़ ही नहीं कर रहे हैं कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के लिए। ऐसी शिकायत सरकार की तरफ से इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि आज के टाइम में BSNL हो गया, जियो हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सारे लोगों की यही शिकायत थी कि सेम यदि सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए चार्ज जो लगना है वो भी सेम लगना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसी के चलते चलते सरकार क्या काम करने वाली है, अब इनको बोलेगी कि आप हमसे लाइसेंस लो, तब जाके आप सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे। क्योंकि वोडाफोन, आइडिया, जियो जैसी कंपनियों को भी तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जा कर के ये सर्विस प्रोवाइड कर पाती हैं। तो इससे सरकार को तो फ़ायदा डेफिनेटली होना ही है, क्योंकि यदि सरकार से लाइसेंस लेगी कोई भी कंपनी, इसका मतलब ये है कि सरकार की कमाई हो रही है। दूसरे नंबर की बात यह है, ऑलरेडी से तो इनके ऊपर कंट्रोल सरकार कर ही चुकी है, अब ये और भी अच्छी तरह से सरकार की मुट्ठी में आ जाएंगी। मतलब यहाँ पर बताया जाता है कि जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है वो तेज होने वाली। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है वो टेलीकॉम सर्विस से रिलेटेड है। सेकंड वाला जो आर्टिकल आप नीचे देख रहे हैं, भारत में तेज़ी के साथ में वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्पेक्ट्स 2022 रिलीज़ किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है भारत को लग ज़रूर रहा है कि हम आने वाले टाइम में 1 साल बाद या 2 साल बाद चाइना को पछाड़ने वाले हैं, और बहुत चिंता करते रहता है भारत कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। लेकिन इतनी ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जन्म दर में तेज़ी के साथ में गिरावट आ रही है, और उसी के अनुपात में आप देखोगे तो वृद्ध लोगों की संख्या तेज़ी के साथ में बढ़ती जा रही है। जब वृद्ध लोगों की संख्या हमारे देश में बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हो गया कि कमाने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, और ये लोग डायरेक्टली डिपेंड हो जाएंगे, और फिर सरकार के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी कि कैसे करके हम इन वृद्ध लोगों को हैंडल करेंगे। क्योंकि यदि एक वयस्क व्यक्ति है तो वो अपना खुद से कमा और खा सकता है, ठीक है, लेकिन वहीं यदि भारत में एल्डरली लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती है तो सरकार की जिम्मेदारी आ जाती है। उनको सुनने में दिक्कत जा रही है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो इन सब को भारत कैसे अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो हम शुरुआत करेंगे पहले आर्टिकल के साथ में। तो ये जो आर्टिकल है पार्टिकुलरली लिखा गया है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 से संबंधित, शॉर्टकट में जिसको हम टेलीकॉम बिल कहते हैं, इसकी यहाँ पर आलोचना करी जाती है। ठीक है, कि किस प्रकार से ये हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। ऑलरेडी तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम कानून लेकर आ ही चुकी है जो कि काफ़ी विवाद में रहे थे। ठीक है, जैसे कि हाल ही में एक कानून लेकर के आई थी सरकार, उसमें कहा गया था कि आप फर्स्ट ओरिजिनेटर, किसी भी मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता हमें दे दीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनको ये जानकारी उजागर करना पड़ेगा, और हो सकता है इसका मिसयूज़ होए, आपकी प्राइवेसी का गवर्नमेंट मिसयूज़ कर सकती है, इसीलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था। तो हम इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022। ठीक है, गवर्नमेंट के पास एक मौका था कि ये जो टेलीकॉम सर्विस हैं इनको डेमोक्रेटाइज कर सकती थी, लेकिन इस मौके को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है। इस लाइन पर आपको 250 शब्दों में अपने आंसर को लिखना है। अभी हाल ही में ये जो बिल है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। क्या रहा था? भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022, इंग्लिश में कहें तो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022।
इसको गवर्नमेंट ने 21 सितंबर 2022 को लोगों से परामर्श करने के लिए इसको पब्लिकेशन किया था। इसका उद्देश्य था भारत की सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आज के ज़माने के हिसाब से 21वीं सदी की वास्तविकताओं के हिसाब से हम एक कानून लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो बिल था, इस बिल का परामर्श पत्र भारत में दूरसंचार को कंट्रोल करने वाले एक नए कानूनी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत के जारी होने का अनुसरण करता है। पहले एक पत्र जारी किया गया था, इसके बाद इसको ड्राफ्ट को सरकार ने क्या काम करा, लोगों के कमेंट के लिए पब्लिक में जारी कर दिया था। इसको प्रकाशित किया गया था 23 जुलाई 2022 को। ये एक परामर्श पत्र था। इसके बाद गवर्नमेंट 21 सितंबर 2022 को एक ड्राफ्ट बिल लेकर के आई थी। अब हालांकि ऐसा बताया जा रहा है इसमें कि ये जो बिल है औपनिवेशिक का मतलब हम बात कर रहे हैं अंग्रेज़ों के ज़माने की बातों को। तो औपनिवेशिक मोरिंग्स को ये तोड़ने में विफल रहा है। मोरिंग्स का मतलब होता है जंजीरें। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो अंग्रेज़ों के टाइम की जो बातें हैं ना, वो आज भी इसमें मौजूद हैं, उनको सरकार छोड़ नहीं पाई है, जिन्होंने भारत में दूरसंचार कानून को आकार दिया था। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस बिल में आपको रीपैकेजिंग दिखाई देगी, ठीक है। जो पुराना चीज़ था उसी को आप जोड़ तंगोड़ के क्या है रीपैकेज कर दीजिए। तो ये इसकी बजाय ये महत्वपूर्ण विधायी सुधार के लिए कई व्यर्थ अवसरों का प्रतिनिधित्व करता। मतलब यहाँ जो अवसर जितने भी थे वो व्यर्थ चले गए हैं सरकार के सुधारने के। दूरसंचार जो बिल है दूरसंचार सेवाओं के लोकतंत्रीकरण के अवसर से चूक भी गया है। अब इसने क्या काम करा है, लाइसेंस की व्यवस्था चालू कर दिया है। इसके माध्यम से गवर्नमेंट केंद्रीकरण की दिशा में कदम उठा रही है। इसका मतलब ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा पावर रहेगी इनको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर दूरसंचार विधेयक, अदालत, कई सारे प्राधिकरण हैं और अन्य संस्थानों की जो सीख है इनको भी विकसित करने में विफल रहा है। मतलब कि कई सारी अदालतों में कई सारे जजमेंट आए हैं, कई सारे प्राधिकरण हैं जहां से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी, लेकिन उनको हमने इस बिल में शामिल नहीं किया है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। सेकेंड नंबर की जो बात है केंद्रीकरण का ही यहाँ पर बार बार उल्लेख किया जा रहा है, ठीक है, कि दूरसंचार विधेयक ने दूरसंचार सेवा के लिए लाइसेंस पेश करके कड़े नियम और केंद्रीकृत सख्ती की लहर से ये शुरुआत करने वाला है। इसका मतलब ये हो गया यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल करोगे या फिर कॉलिंग करोगे तो हो सकता है आपको पैसे देने पड़े, क्योंकि जब व्हाट्सएप खुद लाइसेंस खरीद रही है उस चीज़ के लिए तो आपको फ्री में ये प्रोवाइड करने वाली नहीं है। ऑनलाइन संचार सेवा प्रदाताओं जैसे कि व्हाट्सएप, एप्पल वॉच, जिप्सी आदि को शामिल करने के लिए दूरसंचार बिल के खंड 2 के 21 के तहत ऐसी सेवाओं की परिभाषा का काफ़ी विस्तार किया गया है। इसका मतलब ये हो गया, इसमें आप देखोगे व्हाट्सएप, एप्पल वॉच और जिप्सी, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं यहाँ पर ऐप है, इनकी परिभाषा को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि अब ये किसके दायरे में आने वाली हैं, कैसे इनका कंट्रोल होगा, इनको लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होने वाली हैं। अब आप ये देखो कि जो सिम प्रोवाइडर हैं, सिम कंपनियों की डिमांड रही थी काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, तो उनका कहना था देखो हम सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप तो उनको फ्री में करने दे रहे हो और हमसे पैसे चार्ज ले रहे हो, इसलिए इस प्रकार की शिकायत इन कंपनियों के द्वारा की गई थी। अब इससे काफ़ी कुछ खतरा उत्पन्न होने वाला है। पहला नंबर का बात यह है इनोवेशन प्रभावित होगा। सेकंड नंबर की बात यह है आपकी प्राइवेसी भी इससे प्रभावित होने वाली है। तो ये तर्क कि ओवर द टॉप, जिसको हम OTT बोलते हैं, सेवाएं टेलीकॉम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का एक विकल्प है। इसका मतलब ये है यदि मुझे आइडिया की सिम से कॉलिंग नहीं करना है तो मैं व्हाट्सएप से कॉलिंग कर रहा हूँ, जिसे अक्सर समान सेवा समान नियम के तर्क रूप में कहा जाता है, तो ये बिल्कुल भी
त्रुटिपूर्ण है। ठीक, ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है, दोनों एकदम अलग हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो दूरसंचार ऑपरेटर है ना, दूरसंचार ऑपरेटर जो अंतर्निहित ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके गेट कीपर के रूप में काम करता है। ठीक है, और जबकि यदि हम OTT सेवा की बात कर लें, व्हाट्सएप फेसबुक की यदि हम बात कर लें, को केवल दूरसंचार कंट्रोल्ड जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसके माध्यम से ही हम इन सेवाओं को ले सकते हैं। दूरसंचार सेवाओं के दायरे में OTT संचार सेवाओं की शुरुआत एक न्यूनीकरणवादी दृष्टिकोण का उदाहरण है। इसमें सोशल नेटवर्किंग आ जाता है, वीडियो कॉलिंग जैसी सुविधाएं आ जा रही हैं। तो जो कई सारी सेवा हैं, इनको इकट्ठा किया जाता है और इससे इनकी जो समृद्धि है वो समाप्त होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं लाइसेंस को लेकर के। तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि व्हाट्सएप को यदि हम लाइसेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है भारत में इसके डाटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इस तरह के डाटा को यदि हम स्थानीयकरण कर दे रहे हैं तो सरकार के पास फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी और व्यक्तियों की जो प्राइवेसी है इस पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा OTT संचार सेवाओं को शामिल यदि हम कर रहे हैं टेलीकॉम सर्विस में, ठीक है, इसकी परिभाषा का विस्तार खंड 24(2)(a) के अंतर्गत रोक की आवश्यकताओं के साथ, मतलब अवरोधन, सेवा प्रोवाइड करने से अब यदि हम रोक रहे हैं उसको हम बोलते हैं अवरोधन, की आवश्यकताओं के साथ मिलकर भारत में एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए मौत की घंटी का संकेत दे सकता है। और यहाँ पर फिर से बात आ जाती है एंड टू एंड इंक्रिप्शन को लेकर के। यही बात पुराने जो विधेयक थे उनमें भी आई थी और काफ़ी चर्चा में और विवाद में रहे थे। इसके अंतर्गत एंड टू एंड इंक्रिप्शन की अनुमति सरकार के पास रहेगी, सरकार के पास पावर रहेगी कि वो आप कहीं भी किसी के भी मैसेज के खुलासे की जानकारी आपसे ले सकती है, फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन था करके। जबकि पहले जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) ने टेलीग्राफ के माध्यम से प्रसारित संदेशों को रोकने के लिए अधिकृत किया था। इसने व्हाट्सएप और सिग्नल जैसी OTT संचार सेवाओं को शामिल करने के प्रावधान का विस्तार करने के लिए कार्यकारी द्वारा सफलता की परवाह किए बिना प्रयासों को नहीं रोका था। अब कई सारे केसेस हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 की ट्रेसिबिलिटी वही मतलब फर्स्ट ओरिजिनेटर वाली जो बात है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऊपर से सरकार इस प्रकार के विधेयक लेकर के आते जा रही है। मतलब प्राइवेसी के लिए सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है, लेकिन वहीं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल अपने पास के लिए सरकार फटाफट नियम और कानून लेकर के आते जाती है। जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन में क्या काम था, सरकार एक अधिकारी को नियुक्त कर देगी, ठीक है। अब सरकार को लग रहा है कि हमें कभी डाटा की ज़रूरत है तो आपके डाटा को वो ओपन करके देख सकती है, फर्स्ट ओरिजिनेटर का वो पता लगा सकती है। यहाँ पर दूसरी जो बात करी जाती है सस्पेंशन ऑफ नेट सर्विस को लेकर के, मतलब इंटरनेट के शटडाउन को लेकर के यहाँ पर बात करी जाती है। आप देखोगे जम्मू कश्मीर में कितने लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा था। कहीं कहीं पर 2G सेवा चल रही, कहीं 3G चल रही है, कुछ कुछ ही ऐसे एरिया थे जहाँ पर 4G सर्विस सरकार ने बाद में चालू करी थी। तो इसमें जो क्लास 24(2)B है टेलीकॉम बिल का, ठीक है, इसमें सरकार के पास पावर दे देता है कि सरकार इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर सकती है। अब आप देखते हैं इंटरनेट शटडाउन का कितना ज़्यादा बुरा असर पड़ता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। लोग अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाते हैं इंटरनेट बंद होने के माध्यम से। इसके साथ साथ में इकोनॉमिक कॉस्ट इसके चलते चलते कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, इसीलिए इसका क्या है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो ये जो टेलीकॉम बिल है जो कह रहा है कि हम सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर के आने वाले हैं,
इस मामले में ये बिल पूरी तरह से फेल हो जाता है, अपने प्रॉमिस को ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो क्लॉज जो इसमें लगाया गया है वो किसी भी प्रकार से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है, करेंट फ्रेमवर्क जो बनाया जा गया है इंटरनेट शटडाउन को लेकर के, इंटरनेट का उसको। इसके अलावा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो कि पेंडिंग रहे हैं 2020 से ही, ठीक है, और केस चल रहा था अनुराधा भासीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड द 2021 रिपोर्ट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम कैसे करके इंटरनेट शटडाउन को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो भारत में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और उन पर सरकार को किस प्रकार से ध्यान देने की ज़रूरत है, कितना खर्चा सरकार को उठाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत सरकार को महसूस होने वाली आने वाले टाइम में। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आज के दिन में इंटरनेशनल डे फॉर एल्डर पर्सन सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब 1 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वृद्ध लोगों को सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओल्डर पर्सन दिवस। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है ये अपनी तरफ से कुछ इफ़ोर्ट लगा रहा है कि आप जो है वृद्ध होती जनसंख्या की तरफ अपना अटेंशन दीजिए, अपना फोकस उस तरफ करिए। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की तरफ से, शॉर्टकट में कहें तो UNDESA। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। यहाँ पर प्रोजेक्शन दिया जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में शिफ्टिंग हो रही है ग्लोबल डेमोग्राफिक पैटर्न में। इसका मतलब ये है जनसंख्या के पैटर्न में तेज़ी के साथ में बदलाव आने वाला। हम भारत को कहते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा लोगों की जनसंख्या है, यंग देश मानते, लेकिन बताया जा रहा है कि भारत में तेज़ी के साथ में यंग पॉपुलेशन ख़त्म होगी और वृद्ध लोगों की संख्या तेज़ी के साथ में बढ़ने वाली है। तो क्योंकि जो ग्लोबल बर्थ रेट है वो स्टेबलाइज हो रही है, विश्व लेवल पर यदि हम जन्म दर को देखेंगे ना तो वो स्थिर होते जा रही है और उसमें हम सिकुड़न देख रहे हैं, वो धीरे धीरे डाउन होते जा रही है। तो 2050 तक दुनिया की आबादी का 16% हिस्सा 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का होने वाला है। मतलब विश्व की आबादी का 16% हिस्सा ऐसा रहेगा जो कि 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले हैं। तो जब पूरे विश्व लेवल पर इनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो भारत में भी इनकी जनसंख्या बढ़ना तय है। और बताया जा रहा है इंडिया घर बन जाएगा लार्जेस्ट पॉपुलेशन का पूरे विश्व भर में। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे वृद्ध लोगों की संख्या भी तेज़ी के साथ में बढ़ने वाली है। इस प्रकार से ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है ये असर डालने वाला है हमारे हेल्थ के सिस्टम को। इसके लिए आई केयर सर्विस की डिलीवरी हमें टाइम पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माना जाता है एल्डरली एंड टू आल्सो हेल्थ सर्विलांस एंड प्लानिंग। तो हेल्थ सर्विलांस करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा उन लोगों को देखने में दिक्कत जाती, सुनने में दिक्कत जाती, तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं भारत सरकार को तेज करना पड़ेगा। किस प्रकार से पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 की रिपोर्ट ने अंदाज़ा लगाई है कि 2050 तक ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 9.7 बिलियन पीपल यहाँ पर रह रहे होंगे। 2050 तक दोज ओल्डर देन 65 ईयर्स विल बी ट्वाइस एज मैनी एज चिल्ड्रन अंडर 5। अब आप ये देखोगे यहाँ पर 65 साल से उम्र वाले लोगों की संख्या लगभग डबल होने वाली है यदि आप बच्चों के साथ में तुलना करोगे, ठीक है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ में यदि तुलना करोगे। इसी साल ऐसा प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है इंडिया की पॉपुलेशन को लेकर के। ये रिपोर्ट प्रोजेक्शन दे रही है इंडिया के पॉपुलेशन को
कितनी हो जाएगी, 1.7 बिलियन हो जाएगी 2050 तक। और यहाँ पर हम ओवरटेक कर देंगे चाइना को और बन जाएंगे वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री। 8 कंट्री, 8 कंट्री में इंडिया भी शामिल रहेगा। ठीक है, उन 8 देशों में आप देखोगे आधी से भी ज़्यादा विश्व की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हमें दिखाई देगी 2050 तक। ठीक है, आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या है इन 8 देशों में निवास करने वाली है। अब पिछली जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट रही थी उसने प्रोजेक्शन दिया था कि जो प्रपोर्शन है इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन का, वृद्ध लोगों की जनसंख्या का, ये डबल हो जाएगा टू बी नियरली 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बाय दैट ईयर। उस टाइम में भारत की जनसंख्या का 20% हिस्सा क्या हो जाएगा, वृद्ध लोगों से भर जाएगा। अब जैसे जैसे वृद्ध लोग आएंगे तो हम देख रहे हैं उनमें बीमारियां भी बढ़ने वाली हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़ या फिर डिसेबिलिटीज़ रिलेटेड टू विज़न, उनको दिखाई नहीं दे रहा, सुनने में दिक्कत जा रही है, चलने फिरने में दिक्कत जा रही है, वृद्ध लोगों में इस प्रकार की समस्याएं हमको दिखाई देती हैं। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में यदि चेंजेस आ रहा है तो इससे प्रेशर इंक्रीज होने वाला है पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, मतलब सरकारी अस्पताल, सरकारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। दैट आर नॉट गियर टू डिलीवर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जबकि इंडिया आज के टाइम में देखोगे जो कि डिलीवर नहीं कर पा रहा है यूनिवर्सल हेल्थ केयर विथ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स सच एज ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी पेंशन। सरकार को न केवल हेल्थ में ध्यान देना पड़ेगा, इसके साथ साथ में उसको पेंशन की सुविधा भी वृद्ध लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आई केयर एंड एल्डरली हेल्थ सिस्टम की। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आई केयर पर फोकस किया जाता है। हैदराबाद ओक्यूलर मोर्बिडिटी इन द एल्डरली स्टडी, शॉर्टकट में इसको होम्स कहते हैं, ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो यहाँ पर बताया जाता है ये जो संस्थान है हैदराबाद ओक्यूलर मोर्बिडिटी इन द एल्डरली स्टडीज होम्स, ठीक है, ये अध्ययन किया जाता है एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये प्रोड्यूस करते रहा है सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक रिपोर्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, क्वालिटी लाइफ, मेंटल हेल्थ, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, ठीक है, अमंगस्ट द एल्डरली लिविंग इन होम्स फॉर द एज्ड इन हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना के जो वृद्ध लोग हैं कौन कौन सी समस्याओं को फेस कर रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पर इसके द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है, आई केयर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है वृद्ध लोगों को आँखों की समस्याएं। द स्टडी हैज़ बीन मेजरिंग वेराइटी ऑफ हेल्थ एंड सोशल मैट्रिक्स इन ओवर 1000 पार्टिसिपेंट। 1000 से भी ज़्यादा लोग के ऊपर ये लोग प्रयोग करते रहते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा रहती है। इसमें हर ग्रुप के लोग शामिल हैं, हर सोशल के, हर तबके के, गरीब से लेकर के अमीर लोग इसमें शामिल किए जाते हैं। आगे बताया जाता है कि यदि हम ये 1000 व्यक्ति को उठाते हैं तो इनमें से 30% लोग ऐसे हैं जहां पर हमें दिखाई देता है डिस्टेंस विज़न लॉस, ठीक है, दृष्टि लॉस हमको दिखाई देता। 50% ऐसे हैं जिनको नियर विज़न की दृष्टि दोष है, दे नीडेड रीडिंग ग्लासेस, इनको ज़रूरत पड़ जाती है पढ़ाई करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। चौथे नंबर का पॉइंट यहाँ पर बताया जाता है इनमें से आधे लोग ऐसे थे हैड एटलीस्ट वन डिसेबिलिटी, इनमें कोई ना कोई एक डिसेबिलिटी तो है ही, एंड 1/3 उनमें से ऐसे थे जिन पर कई सारी मॉर्बिडिटीज़ थी, कई सारी समस्याओं से ये लोग जूझ रहे थे। आगे बताया जा रहा है उनमें से जो 70% लोग थे ये यूज़ कर रहे थे एटलीस्ट वन असिस्टिव डिवाइस, उन्हें कोई ना कोई सहायक चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि लाठी की ज़रूरत है, चश्मे की ज़रूरत है, तो चश्मा सबसे ज़्यादा वृद्ध लोग पहने थे। इस स्टडी में एक्सप्लोर करने की कोशिश करी जाती है कई सारे लिंक को जो कि हैं विज़न, मतलब उनकी आँखों की जो दृष्टि है और उसकी जो समस्या है,
यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है मॉर्बिडिटीज़। मॉर्बिडिटीज़ का मतलब होता है रुग्णता, रोगों की संख्या या फिर रोगी भाव। मतलब उनमें से जो लोग थे 1/3 वो ऐसे थे जिनमें किसी न किसी प्रकार का रोग से वो लोग ग्रसित थे। ये भी हम देख चुके हैं कि इन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी थी कि किस प्रकार से लिंक बन सकता है यदि कोई व्यक्ति अंधा है और एन एल्डरली पर्सनस मेंटल हेल्थ। ठीक है, यदि उसको आँखों में भी समस्या है तो उसके मेंटल हेल्थ में और कॉन्फिडेंस में किस प्रकार से असर पड़ता है, दोनों का क्या रिलेशन हो सकता है। यदि आपको देखने में समस्या है, विज़न में आपकी प्रॉब्लम है, तो ग्रेटर फियर एंड रिस्क ऑफ फॉलिंग बताया जा रहा है। यदि किसी को देखने में समस्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है आपको कोई ना कोई डिसेबिलिटीज़ है, हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा तेज़ी के साथ में वृद्ध लोगों का बढ़ जाता है। इसी के चलते चलते उनका जो मूवमेंट है, आना जाना है, स्वतंत्रता है, लीडिंग टू डिप्रेशन, इन सब बातों के चलते चलते वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। एड्रेसिंग देयर विज़न इम्पायरमेंट इम्प्रूव्ड लाइफ। यदि आप उनकी विज़न को सुधार देते हो तो उनकी जो लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है। इस प्रकार से हमने होम्स का डाटा हम देखे हैं कि हमें जो पहला स्टेप आगे बढ़ाना है वो टैकलिंग है बेसिक इशू ऑफ एक्सेस एंड कॉन्फिडेंस इन द एल्डरली इज एड्रेस विज़न लॉस। सबसे पहले आपको समस्या हल करना वो है विज़न लॉस की। हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए बताया जाता है। इसके लिए टाइम टाइम में आँखों का एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर की बात यह है द वे फॉरवर्ड कैन बी ए पैकेज ऑफ इंटरवेंशन। कुछ इंटरवेंशन आप कर सकते हो, इसमें इंक्लूड है, ठीक है, आँखों के लिए कुछ डिवाइसेस प्रोवाइड कर दीजिए, हियरिंग के लिए डिवाइस प्रोवाइड कर दीजिए, उनकी मोबिलिटी के लिए मतलब वो चल फिर सके फ्री तरीके से, इसके लिए भी आप सपोर्ट कर सकते हो। और भी कुछ मेंटल हेल्थ इशू जो आ रहे हैं उनको आप सपोर्ट करिए। इसी के आगे बताया जाता है कि जो आँखों की केयर है कैन कैटलाइज ए मॉडल ऑफ एल्डरली केयर दैट विल हेल्प अस रिकैलिब्रेट आवर अप्रोच टू दिस चेंजिंग। तो आँखों की केयर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, उसी के लिए हमें कोई मॉडल प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, तब जा कर के हमारी जो अप्रोच है वो सही हो पाएगी। देखिए, आई केयर को हम और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। पहले नंबर की बात है यदि हमारे पास इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो। दूसरे नंबर की बात, दूर दराज वाले एरिया में यदि डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहा है तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, टेली हेल्थ के माध्यम से भी वो काम कर सकता है। इसके साथ साथ में हमें कुछ पोर्टेबल डिवाइसेस को क्रिएट करना होगा, हमें ऐप बनाना है जो कि रिमूव कर सकते हैं एक्सेस इशू फॉर दोज हु कैन नॉट ट्रैवल फार। ऐसे एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत है जो कि दूर दराज के एरिया में नहीं जा पा रहे हैं। क्रूशली, आई हेल्थ इन इंडिया हैज़ मैनी क्रॉस सब्सिडी मॉडल्स टू हेल्प एलिवेट द फाइनेंशियल बर्डन ऑन इंडिविजुअल। इसके अलावा देखिए, हर कोई मशीन को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट को क्रॉस सब्सिडी मॉडल लगाने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देख लेते हैं द हिंदू की प्रमुख खबरों को। तो फ्रंट पेज पर जो एक न्यूज़ आई है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड आई है। इसमें बताया जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट को 50 बेसिक पॉइंट इंक्रीज़ कर दिया है, राइज कर दिया है, ब्रिंग्स डाउन ग्रोथ आउटलुक टू 7%। अब देखिए, रेपो रेट एक दर होती है जिसके अंतर्गत आरबीआई लैंडिंग करता है किनको, कमर्शियल बैंक को। इसको उसने 5.9% कर दिया है। सीधी सी बात यह है, उस दर पर जिस दर पर बैंक से ये लोग पैसे उधार लेते हैं, बैंक वाले, जब बैंक को ही पैसा आरबीआई की तरफ से महंगा मिलेगा, उसकी ब्याज दर ज़्यादा रहेगी, तो जाहिर सी बात है यदि मैं बैंक जाऊंगा लोन लेने तो मुझे बैंक भी लोन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ में मुझे देगा। मतलब कि यदि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये है आपका जो लोन है आपको महंगा पड़ने वाला है, ठीक है, इससे लोन प्रभावित होता है।
दूसरे नंबर की बात यह है, आरबीआई ऐसा कदम तब उठाता है जब उसको ऐसा लगता है कि जो इन्फ्लेशन है मार्केट में वो अभी भी कम नहीं हुई है। मार्केट में यदि मनी ज़्यादा रहता है तो उस मनी को वापस अपने पास खींचने के लिए क्या काम करती है रेपो रेट को बढ़ा देती है। इसका मतलब ये है, देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई चाहता है कि अब बैंक और भी ज़्यादा मेरे से ब्याज ना ले। यदि बैंक ज़्यादा पैसा ले रहा है इसका मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, वो लोगों को ज़्यादा लोन देगा, मतलब जितना जो मार्केट में पैसा था वो पैसा और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट इस प्रकार के कदम उठाती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, एमपीसी जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं, इसने फ्राइडे के दिन राइज कर दिया है रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट। कितना पहुंच गया है? 5.9%। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। सिटिंग द परसिस्टेंस ऑफ हाई इन्फ्लेशन दैट नेसेसिटेटेड द विथड्रॉल ऑफ मॉनेटरी एकोमोडेशन टू रिस्टेन ब्रॉडनिंग ऑफ प्राइस प्रेशर एंड कंटेंट सेकेंड राउंड इफेक्ट। कुल मिलाकर के बात यहाँ पर करी जाती है किसकी? इन्फ्लेशन की, कि इन्फ्लेशन के चलते चलते आरबीआई ने इस प्रकार के कदम उठाए हैं। हम बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जिसको शॉर्टकट में हम एमपीसी बोल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इसमें कुछ संशोधन किए गए थे फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016 के माध्यम से, कि हमें एक कमेटी का गठन करना है। ठीक है। इट इज़ टास्क्ड विथ फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी यूजिंग टूल लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो। कुछ ऐसे टूल हैं इसके पास, इस कमेटी के पास, जैसे कि रेपो रेट, इसको कम ज़्यादा करना है, रिवर्स रेपो को कम ज़्यादा करना है, बैंक रेट कैसी रहेगी, कैश रिजर्व रेशो कम ज़्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारे काम इस कमेटी को सौंपे जाने थे। इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 45 ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट दैट वाज अमेंडेड इन 1934। तो इसको हमने संस्थागत किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेक्शन 45 ZB आरबीआई एक्ट के माध्यम से। फंक्शन के बारे में तो आप समझ ही गए हैं, जैसे कि न्यूज़ में हम डिस्कस करे थे, रेपो रेट को कम ज़्यादा करना है, मार्केट में पैसे की जो लिक्विडिटी है ना उसको यही कम ज़्यादा करने का काम कर रही। रिवर्स रेपो रेट एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़। कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 6 मेंबर होते हैं। ऑफ द 6 मेंबर्स द गवर्नमेंट विल नॉमिनेट 3, उसमें से भी 3 तो सरकार खुद नॉमिनेट करती है। इसके साथ साथ में नो गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी नॉमिनेटेड टू द एमपीसी, सरकारी अधिकारी कभी भी इसमें नॉमिनेट नहीं किया जाता है एमपीसी में। अदर जो 3 मेंबर्स रहते हैं ये रहेंगे आरबीआई के, इसके साथ साथ में रहेगा गवर्नर, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का काम करता है। इसमें डिप्टी गवर्नर भी रहता है आरबीआई में, जो कि इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होता है। विल बी ए मेंबर एज आल्सो एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बैंक। सिलेक्शन की बात करी जाती है। टर्म की यदि हम बात करें तो एमपीसी के जो मेंबर रहते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है 4 साल के लिए एंड सेल नॉट बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। एक बार यदि कोई व्यक्ति इसका मेंबर बन जाता है तो उसको फिर से नहीं चुना जाता है। इसके जो डिसीजन रहते हैं वो कैसे करके लिए जाते हैं? इसमें डिसीजन लिए जाते हैं मेजॉरिटी वोट के माध्यम से, विथ ईच मेंबर हैविंग ए वोट। हर मेंबर का यहाँ पर एक वोट रहता है। आरबीआई के गवर्नर का क्या रोल रहता है? आरबीआई का जो गवर्नर रहता है इस कमेटी का चेयरमैन रहता है, चेयर करता है, बैठक की अध्यक्षता करता है। द गवर्नर हाउएवर विल नॉट एंजॉय ए वीटो पावर, लेकिन गवर्नर के पास में किसी प्रकार की वीटो पावर नहीं होती है कि वो किसी भी रूल को बदल सके। बट विल हैव ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई यदि हो जा रहा है तो उस मामले में क्या करता है, ये एक ठो वोट डाल करके मामले को बराबर कर देता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिए हैं एमपीसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ठीक है, तो पहली जो न्यूज़ आई थी हमारी वो रेपो रेट से संबंधित थी। हम रिवर्स रेपो रेट को भी समझ चुके हैं। तो एक होता है रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट।
अब जो रिवर्स रेपो रेट होती है उस कंडीशन में आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट में काम करते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड आई है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर माने जाते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसे लोगों को जो कि काम करते हैं सिनेमा के क्षेत्र में, बेहतरीन सिनेमा को आगे लेकर के जाते हैं, ऐसे लोगों को ये अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और हर साल 1954 से ही इस प्रकार के अवार्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ऑर्गेनाइज करेगा इस प्रकार के अवार्ड को 1973 से ही। 1973 में ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। द विनर्स आर चूजन बाय नेशनल सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। जो विजेता रहते हैं उनका चयन किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, और इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के माध्यम से। ये अवार्ड प्रेजेंटेड किए जाते हैं भाई इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा, जैसे कि आज की न्यूज़ में हम देखेंगे राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। एंड द विनिंग फिल्म्स आर शोन टू द पब्लिक, और फिर इनको क्या है? पब्लिक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। द अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड नॉट जस्ट टू द फाइनेस्ट फिल्म्स फॉर इंडियाज बॉलीवुड इंडस्ट्री बट आल्सो टू द बेस्ट फिल्म फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो इसमें ना केवल इंडिया के लिए बल्कि बोला जा रहा है कि जो अदर कंट्री है उसके लिए भी इसको प्रोवाइड किया जाता है। अब हम न्यूज़ की तरफ देख लेते हैं, न्यूज़ में क्या बात बताई गई है। तो ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आशा पारीख को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू gave away the National Film Award for the year 2022 under various categories at the 68th edition of the ceremony on the Friday। तो नेशनल फिल्म अवार्ड के अंतर्गत ये जो इनाम है 2020 का है, अलग अलग कैटेगरी में प्रोवाइड किए जा रहे हैं और 68वें नंबर का ये एडिशन था। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? वेटेरन एक्टर आशा पारीख को। ये इंडियन क्लासिकल डांसर हैं हु हैज़ आल्सो बीन ए डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, जिन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों के रूप में भी काम किया था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से संबंधित, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हाल ही में हमारे जो विपिन रावत थे जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश होने के चलते चलते डेथ हो गई थी, उसके बाद से ये पोस्ट खाली हो गई थी। तो पहले हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे कौन? अनिल रावत थे। अब इसके बाद बन गए हैं, विपिन रावत थे, इसके बाद बन गए हैं जनरल अनिल चौहान। इन्होंने चार्ज ले लिया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। जनरल अनिल चौहान फ्राइडे के दिन इन्होंने चार्ज ले लिया है एज द कंट्री का सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके पहले विपिन रावत थे, सेकंड नंबर के बन गए हैं जनरल अनिल चौहान। द पोस्ट हैज़ बीन वैकेंट फॉर ओवर द 9 मंथ्स। 9 महीने से ये पोस्ट खाली रही थी जब से पहले CDS जनरल विपिन रावत की डेथ हो गई थी। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था दिसंबर 2021 में। बताया जा रहा है ये पहला इंस्टेंस है, पहला एग्जाम्पल है आज़ादी के बाद से ऑफ 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर जो कि ओवर एज ए 4 स्टार जनरल आफ्टर रिटायरमेंट। तो मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है इस प्रकार का जो एग्जाम्पल हमको दिखाई दे रहा है वो आज़ादी के बाद से पहला है। जनरल चौहान led a raid at National War Memorial and later inspected a tri-service guard of honor on South Block lawn। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से संबंधित। वंदे भारत 2.0, ठीक है। PM मोदी ने गांधीनगर से इसकी शुरुआत करी है, हरी झंडी इनको दिखाई है, देख रहे हैं पिक्चर आप वंदे भारत ट्रेन का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे के दिन फ्लैग ऑफ कर दिया है न्यू और अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ये अपग्रेडेड वर्जन है
विच विल रन फ्रॉम गांधीनगर इन गुजरात से लेकर के मुंबई इन महाराष्ट्र। ये चलने वाली है गांधीनगर से मुंबई के बीच में। तो इसके अलावा इन्होंने ट्रैवलिंग भी किया था ऑन द ट्रेन अप टू कालूपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, गांधीनगर से ये बैठे थे और कालूपुर स्टेशन तक इन्होंने यात्रा भी करी थी। बताया जा रहा है ये तीसरे नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है हमारे देश में, आफ्टर न्यू दिल्ली वाराणसी एंड न्यू दिल्ली करटा वंदे भारत एक्सप्रेस। 2 ट्रेन चल रही थी और ये तीसरे नंबर की हो गई। एंड कम्स विथ सेवरल फीचर्स टू इनहेंस कंफर्ट एज वेल एज सेफ्टी। आपके आराम के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए भी इसमें व्यवस्था करी गई है। बताया जा रहा है 16 कोच इसमें हैं। इसकी सीटिंग बैठने की कैपेसिटी है 1128 पैसेंजर की। एंड बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर रुकने वाली है, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद ऑन बोथ डायरेक्शंस, दोनों दिशाओं में। वन वे ट्रेवल टाइम फॉर द ट्रेन फ्रॉम गांधीनगर टू मुंबई इज एस्टिमेटेड अराउंड 5.5 hours, 5.5 घंटा लगने वाले। एंड द पैसेंजर वुड नीड टू सेल आउट 1275 रुपया फॉर ट्रैवलिंग इन चेयर कार। मतलब यदि मुझे चेयर कार में बैठना है तो मुझे 1275 रुपया देना पड़ेगा फ्रॉम मुंबई टू गांधीनगर, और 1440 मुझे देना पड़ेगा फॉर द जर्नी बैक फ्रॉम गांधीनगर टू मुंबई। लाइकवाइज फॉर एग्जीक्यूटिव चेयर कार की यदि हम बात करें तो इसका किराया है 2455 रुपया मुंबई से लेकर के गांधीनगर, और 2650 मुझे देना पड़ेगा गांधीनगर से मुंबई के लिए। अब यहाँ बताया जा रहा है कि गांधीनगर से मुंबई के लिए ज़्यादा पैसा लिया जा रहा। वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 गांधीनगर और मुंबई के बीच में चलने वाली है, और एक ये गेम चेंजर रहेगी, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी दोनों शहरों के बीच में, ऐसा बताया जा रहा है। एंड इट विल इनेबल बिजनेस ओनर फ्रॉम गुजरात टू ट्रैवल मुंबई एंड वाइस वर्सा। जो बिजनेसेस ऑनर हैं वो लोग, उन्हीं के लिए स्पेशल तरीके से आप कह सकते हैं कि बनाई गई है। हम मुंबई से गुजरात जाएंगे और गुजरात से मुंबई जाएंगे, इतना पैसा इतना किराया वही लोग दे सकते हैं।